हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों से बताया था कि 31 को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, 1 को बजट आता है। बट इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया। रीजन क्या है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस बार 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं आया। यूजुअली क्योंकि जब 1 फरवरी को बजट आता है तो उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया जाता है। तो क्या क्या चीजें हैं, चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और भी लोगों को बुलाइए, क्योंकि आपको भी पता है ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे ही और क्लासेस के अपडेट्स के लिए, क्लास की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं है क्या। फाइनेंस मिनिस्ट्री इशूज इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू रिपोर्ट इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। मेन हमारी न्यूज तो यही है ना। 31 जनवरी, है ना। 31 जनवरी को हर साल आता है इकोनॉमिक सर्वे। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है, मतलब रीजन नहीं है, हम बोल सकते हैं एक ट्रेंड है कि फर्स्ट फरवरी को हर साल क्या आता है, हमारा बजट आता है। और बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया जाता है, ठीक है। बट इस बार हमारा जो बजट है वो क्या है, वो इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट क्या होता है? जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के पहले जो बजट आता है उसको हम इंटरिम बजट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अपना खुद का बजट लेकर आएगी, तो बजट वहां पर चेंज हो जाएगा। तो दैट्स द रीजन इस बार ये जो बजट है ये क्या है, इंटरिम बजट है। तो क्योंकि इस बार इंटरिम बजट आ रहा है तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे की जगह एक रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया गया, जिसका नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी रिव्यू रिपोर्ट, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो बेसिकली हमें इस पूरे मतलब अभी सेशन में जो हमें ये सर्वे पढ़ेंगे, इस पूरे रिपोर्ट में हमें एक कंपैरिजन देखने को मिला है कि 2014 के पहले क्या था और 2014 से लेके 2023 तक क्या है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं और हमारे ये जो सर्वे है ये 2023-24 का है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? तो कंट्री का जो बजट है ना, हमारी कंट्री का जो बजट है ये हर साल 1 फरवरी को आता है, मैंने अभी आपको बताया था। एंड जस्ट अ डे बिफोर दिस, इसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे ये मेन बेसिस होता है हमारे बजट का। इकोनॉमिक सर्वे से हमें थोड़ा बहुत बजट का आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे ये क्या है, कि मेन बेसिस होता है हमारे बजट का और ये कंप्लीट पिक्चर बताता है हमारी इकोनॉमी का, ठीक है। क्योंकि पूरा हम एक सर्वे करते हैं कि कहाँ पर कितना इन्वेस्ट हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं, कहाँ पर कितना ग्रोथ हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, आगे क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हमारी इकोनॉमी का ये एक कंप्लीट पिक्चर हमें मिल जाता है इकोनॉमिक सर्वे से, है ना। एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यू ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को रिव्यू करके बनाया जाता है। Through this, the government tells about the latest condition of the country's economy. इस सर्वे से जो गवर्नमेंट है वो बताती है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी क्या कंडीशन है ना, कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी अभी कहाँ पर है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कंपैरिजन है। तो इस सर्वे में यही बताया जाता है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अभी कहाँ पर है, पहले कहाँ पर थी, है ना। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन होता है। सो दिस इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ट्रेंड थ्रू आउट द ईयर। तो इस कंपैरिजन से क्या होता है कि जो डेवलपमेंट का ट्रेंड है वो हमें देखने को मिलता है कि कितना डेवलप हुआ है या फिर नहीं डेवलप हुआ है। सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चल जाती है, कितना अर्निंग हुआ है और किस सेक्टर से हमने कितना अर्न किया है, कौन कौन से स्कीम किस किस सेक्टर में इंप्लीमेंट किए गए हैं, ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे में बताई जाती है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं कि हर साल 1 फरवरी के दिन देश का बजट पेश किया जाता है और उसके ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को लाया जाता है, ठीक है। बट इस बार हमारा इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया, इनफैक्ट इसको मिनी इकोनॉमिक सर्वे बोला जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका मिनी इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। ये क्या है, ये मिनी इकोनॉमिक सर्वे है। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस रिपोर्ट को क्या किया है, रिलीज किया है, जिसका टाइटल क्या है, इंडिया इकोनॉमी रिव्यू 2024 एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस। अच्छा, आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ना, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो ये आपको बताना है। दूसरा, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इसको किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ना, जो हमारे इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर है उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया, अनंत नागेश्वरम जी के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर
ये जो इंडियन इकोनॉमी रिव्यू 2024 है, इसका थीम क्या है? थीम की अगर हम बात करें तो जो ये रिपोर्ट है, इकोनॉमिक रिव्यू है, इसको दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको क्या किया गया है? दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है, एंड ईच डिटेलिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैलेंजेस एंड रेजिलियंस। तो इंडिया का जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा है, जो भी चैलेंजेस रहे हैं, जो भी रेजिलियंस रहा है, उन सभी चीजों को इन दो चैप्टर में बताया गया है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। धीरे धीरे सारी चीजों को हम कनेक्ट करते हुए फिर हम आएंगे रिव्यू पर कि क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे कि दो चैप्टर में इसको जो डिवाइड किया गया है, पहले चैप्टर में क्या है, दूसरे चैप्टर में क्या है। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी कि 1 फरवरी को बजट आता है, उसके एक दिन पहले 31 जनवरी को क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे आता है। इस बार क्योंकि इलेक्शन है ना, और इलेक्शन में क्या होता है, जो बजट प्रेजेंट किया जाता है इलेक्शन ईयर में, वो इंटरिम बजट होता है, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है, फिर अपनी गवर्नमेंट आने के बाद वो नया बजट लेकर आती है। इस वजह से ये क्या होगा, हमारा इंटरिम बजट होगा जो कल आएगा। इकोनॉमिक सर्वे की बट यहाँ पर की पॉइंट्स आ गए हैं, क्योंकि ये मिनी इकोनॉमिक सर्वे है, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो पूरा ओवरऑल जो 23-24 का हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो तो नहीं आया, बट इसके की पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, बता दिया गया है। अगर हम इस इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो टोटल इसमें 74 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट हम टोटल 74 पेज यहाँ पर पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इस सर्वे का, इस रिपोर्ट का, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया? तो इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर कौन है? अनंत नागेश्वरन जी, है ना, इनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था दो चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 क्या है? इसमें हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया गया है। मतलब दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी सिंस इंडिपेंडेंस, फोकसिंग ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे कि अगर हम बताएं, स्टार्टिंग किया गया 1700 से। 1700 में इन्होंने बताया कि जो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन था, है ना, पूरे वर्ल्ड में, वो थोड़ा ज्यादा था, है ना। 1700 की अगर हम बात करें तो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा था। उसके बाद अगर हम बात करें 1947 से लेकर 2014 तक की, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन हमें थोड़ा कम देखने को मिला था। जीडीपी में था इंडिया का कंट्रीब्यूशन, बट अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन हमें कम देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम बात करें 2014 से लेकर, है ना, 2014 से लेकर 2023 तक की अगर हम बात करें, तो इन्होंने बताया है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। मतलब जीडीपी में ओवरऑल जो हमारी वर्ल्ड की जीडीपी है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 23% है, और वैसे भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये कंपैरिजन किया। सो इट डिस्कसेस द इनिशियल फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, द इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन सब्सिक्वेंट डिकेड्स, द फाइनेंशियल एंड पॉलिसी शिफ्ट्स इन द 2000s एंड द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट ग्लोबल इवेंट्स लाइक द पैंडेमिक। इसके अलावा इन्होंने कोविड पैंडेमिक वगैरह का क्या इम्पैक्ट रहा है, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया है। इन्होंने बताया पहले के टाइम पर हमारी इकोनॉमी की क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। ठीक है, पहले के टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी है ये क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ओपन इकोनॉमी बना रहे हैं, है ना। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको ओपन इकोनॉमी बना रहे हैं। इन्होंने अपने इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हम ट्रिपल पी मॉडल पर भी क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इन्होंने कहा कि हम ट्रिपल पी मॉडल पर भी फोकस कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी है, और ये सारी चीजें इन्होंने कंपैरिजन की है बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इन्होंने रखा है कि जब ये सरकार थी, है ना, उस टाइम पर क्या हुआ, और इनके पहले जो सरकार थी उस टाइम पर क्या हुआ था, तो वहां पर कंपैरिजन किया गया है। तो इन्होंने बताया है कि टेक्नोलॉजी में भी हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें इन्होंने चैप्टर 1 में बताई है। वहीं अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, है ना, सो व्हाट मेड द इंडियन इकोनॉमी रिजिलियंट, की हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या चीजें हैं जिन्होंने रिजिलियंट बनाया। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी आगे हम उसको डेटा वाइज डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में यहाँ पर मैं बता देती हूँ। इट डेल्व्स इनटू अ फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द रेजिलियंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली इन द फेस ऑफ द रिसेंट ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है,
It examines various policy measures, reforms and initiative across sector like finance, manufacturing, digital infrastructure and public welfare। मतलब कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाया, उन सब के बारे में चैप्टर 2 में डिस्कस किया गया है। चैप्टर 1 का मैंने आपको सारे की पॉइंट्स बता दिए कि उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी। अभी चैप्टर 2 को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है ना, नॉट एन इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, इसमें 5 की चार्ट्स पब्लिश किए गए हैं जिसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर था इन्वेस्टमेंट ऑन दी राइज, है ना। पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑन दी राइज। So raising investment, particularly on the private sector, has been a key focus area for the government, and according to the ministry's report, a stronger balance sheet of banks and companies means growth in investment and credit are poised to increase in this decade। अब इन्होंने देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पर बताई हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमारा जो जीडीपी है ना, ये क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। हमें हमारे जीडीपी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमारी जो इकोनॉमी है ये पहले के कंपैरिजन में क्या हुई है, स्ट्रांग हुई है ना। इन्होंने बताया कि हमारी जो जीडीपी है वो पहले के कंपैरिजन में स्ट्रांग हुई है। वहीं अगर हम पैंडेमिक वगैरह की बात करें, जो लॉकडाउन आया था, कोविड पैंडेमिक आया था, तो वहां पर उन सब के इम्पैक्ट पर भी हमारी कंट्री ने जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं इस पर भी अपना कंट्रोल बनाकर रखा। इन्होंने ये पॉइंट भी मेंशन किया है। अब इन्होंने जीडीपी को कंपेयर भी किया है। इन्होंने कहा 2014 से लेकर 2023 तक हमारा जो जीडीपी है ये 7% से कम नहीं हुआ है ना। 7% तो मिनिमम रहा ही है। इन्होंने कहा 2014 से लेकर 2023 तक हमारा जो जीडीपी है वो कितना रहा है, 7% तो हमें देखने को मिला है, 7% से कम नहीं हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 2014 से पहले, है ना, 2014 से पहले जो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड जीडीपी में, है ना, मतलब जो जीडीपी है उसमें इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम हुआ करता था अगर हम 2014 के पहले की बात करें। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इन्होंने बताए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो कोविड पैंडेमिक है ना, कोविड पैंडेमिक जो आया था, लॉकडाउन वगैरह हुआ था, इससे जो अकेली एक ऐसी कंट्री है जिस पर बहुत ज्यादा, मतलब जिसकी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था, वो कौन सी कंट्री है, वो है इंडिया। इन्होंने बताया था कि कोविड पैंडेमिक का जो असर है ना, वो बहुत ज्यादा हमारी कंट्री पर देखने को नहीं मिला। तो ये एक्चुअली लास्ट ईयर जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो कोविड पैंडेमिक का असर था, है ना, हमारी इकोनॉमी पर, उससे हम ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके थे लास्ट ईयर का जब इकोनॉमिक सर्वे आया था। क्योंकि वहां पर जो डेटा रिलीज किया गया था उसमें बताया गया था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसने हमारी बहुत हेल्प की थी, है ना, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स निगेटिव में गए थे, बट हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये निगेटिव में नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में हमने पढ़ा था, इन्होंने भी एक मेजर रोल प्ले किया था हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डिसबैलेंस ना होने में। ठीक है, तो ये जो सर्वे में बताया जा रहा है कि कोविड पैंडेमिक का असर हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल रहा है, क्योंकि ये अकेला ऐसा सेक्टर है जो लॉन्ग, मतलब कोविड पैंडेमिक के टाइम पर भी निगेटिव में नहीं गया था। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। चलिए, अब देखिए यहाँ पर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सरपास अ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 24, आउटपेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में जीडीपी कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 7.2%। फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इंडियन इकोनॉमी इज सेट टू अचीव अ ग्रोथ रेट एक्सीडिंग 7%। अभी वही स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इन्होंने बोला कि 2014 से लेके 2023 तक हमारा जो जीडीपी है वो 7% तो देखने को ही मिला है ना। तो लगातार तीसरी बार है जब इंडियन इकोनॉमी ये 7% से ज्यादा ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगले 3 साल में इंडिया का जो ग्रोथ है ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा और 2030 तक ये आपका $7 ट्रिलियन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है, इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया है। इसके अलावा इन्होंने जो कंपैरिजन किया है ना, इन्होंने जो कंपैरिजन किया उसमें और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। ये जैसे अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, है ना, ट्रेंड्स इन इन्वेस्टमेंट रेट्स ओवर द ईयर्स, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। लाइक इन्होंने 2014 से कंपैरिजन किया है, तो 14, 15, 16, 17 बीच में ये डाउन हुआ था, ये तो हमारा लॉकडाउन वाला पीरियड था। उसके बाद फिर ये इंक्रीज हुआ है। तो इन्होंने बताया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। क्या क्या चीजें इन्होंने मेंशन की, इन्होंने कहा कि हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है ना, हमने इंफ्रा
स्ट्रक्चर, हाँ, इन्होंने बोला कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है, हमने इन्वेस्टमेंट पर भी क्या किया है, फोकस किया है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, हमने पब्लिक सेक्टर पर भी फोकस किया है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन वगैरह पर इन्होंने फोकस किया, पब्लिक सेक्टर पर इन्होंने फोकस किया। इन्होंने कहा कि हमने फाइनेंस को भी क्या किया है, इम्प्रूव किया है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये लाइन पढ़ी थी, फाइनेंस को इन्होंने क्या किया है, इम्प्रूव किया है। फाइनेंस को इम्प्रूव करने का मतलब बैंक से रिलेटेड इन्होंने बताया कि जो बैंक्स वगैरह है, बैंक्स वगैरह अब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा लोन देते हैं, ज़्यादा लोग लोन लेते हैं, और यहाँ पर एनपीए में हमें सुधार देखने को मिला है। एनपीए बोले या फिर बैड लोन बोले, तो इन्होंने अपनी इकोनॉमिक सर्वे में, अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो एनपीए है, नॉट इकोनॉमिक सर्वे, एक्चुअली इनका जो ये मिनी इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट है ना, उसमें इन्होंने बताया कि जो एनपीए है इसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो बैड लोन्स जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो जॉब है इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ है। अगर हम कंपेयर करें किससे, कोविड पैंडमिक से, इन्होंने बताया कि कोविड पैंडमिक के दौरान, है ना, जब कोविड आया था उस दौरान पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था, चीजें थोड़ा हो गई थी, है ना, उसके बाद भी हो गई थी। बट अगर हम अभी का देखें तो जॉब में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है और अनएम्प्लॉयमेंट में हमें कमी भी देखने को मिली है। क्लियर हो गया। इन्होंने क्लियरली बताया कि कोविड के टाइम पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 23% था, बट अभी ये कितना हो गया है, अभी ये 7% हो गया है, ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है। इसके अलावा और भी चीजें हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने भी कहा था ना कि आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में, तो चैप्टर 2 में आपका एक तो पॉइंट यही था, विमेन ऑन दी राइज, है ना। इन्होंने विमेन्स के बारे में भी बताया है कि इंडिया का जो फ्यूचर ग्रोथ है ना, उसमें बहुत से ज्यादा क्या किया गया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भी शामिल किया गया है। सो की टू इंडिया फ्यूचर ग्रोथ इज गोइंग टू बी द इंक्लूजन ऑफ मोर एंड मोर वीमेन इन दी लेबर फोर्स, मतलब यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया है, शामिल किया गया है। According to the World Bank, India's pursuit of sustained 8% growth to become a developed country by 2047। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि इंडिया 2047 तक ये क्या बन जाएगा, ये डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने का टारगेट रखा गया है, कौन से ईयर तक, 2047 तक। ठीक है, विमेन ऑन राइज ये बताया गया है कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा है अलग अलग सेक्टर्स में। पहले इनका कंट्रीब्यूशन 23% होता था और अभी इनका कंट्रीब्यूशन हमें 37% देखने को मिल रहा है। ये हो गया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि सेक्स रेशियो में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, जो सेक्स रेशियो है इसमें भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, प्लस जो मॉर्टेलिटी रेट है ना, मॉर्टेलिटी रेट भी क्या हुआ है, कम हुआ है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स भी निकाल लेते हैं, है ना, प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए, चाइल्ड्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, मतलब न्यूट्रिशियस फूड वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, तो ये सब रीजन रहा है कि जो मॉर्टेलिटी रेट क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट ये वही है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पर बताया गया है, यूजुअल स्टेटस 15 ईयर्स एंड अबव, मतलब वही है, कंपेयर किया गया है बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014, तो वही है 2022-23 में 37% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन महिलाओं का देखने को मिला है, तो ये भी इन्होंने बताया है। इसके अलावा हाउसिंग ऑन द अप, हाउसिंग ऑन दी अप, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाउसिंग सेक्टर है ना, हाउसिंग सर्विस में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये इन्होंने बताया है कि जो हाउसिंग सर्विस है ये भी इंक्रीज हुई है। पहले ये 2.3% था 2021-22 में, और अभी ये आपका 4.3% हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हाउसिंग सेक्टर है इट इज अ क्रूशियल टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी गिवन इट्स न्यूमरस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इफ द सेक्टर डज वेल। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो हाउसिंग सर्विस है वो भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। यही है इन्वेंट्री ओवरहैंग, यहाँ पर भी हमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक वनरेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमी की अगर हम बात करें, मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है बड़े स्तर पर जो इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि हमारी इकोनॉमी में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। इट इज कमिटेड टू एन इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर दैट फोस्टर्स मैक्रो स्टेबिलिटी, मतलब हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर वगैरह बहुत सारे बनाए हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, तो हमारी इकोनॉमी में भी एक स्टेबिलिटी देखने को मिला है। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये आपका मैक्रो वनरेबिलिटी इंडेक्स और रिटेल इन्फ्लेशन, इसका परसेंट बताया गया है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये क्या है, सीपीआई इन्फ्लेशन। ठीक है, सीपीआई इन्फ्लेशन परसेंटेज में बताया गया है,
और ये आपका मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है। तो ये आपका 15.6% है फिनेंशियल ईयर 24 में, है ना। और इसके अलावा अगर हम सीपीआई की बात करें तो वो आप देख ही सकते हैं 23 में ये आपका इतना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि हमारी कंट्री में रिटेल इन्फ्लेशन वगैरह और स्टेबिलिटी वगैरह, माइक्रो स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रेंथ की बात करें तो इन्होंने बताया कि इंडिया पब्लिक वाइल इंडियाज पब्लिक फाइनेंस India's public finances have often been cited as a weakness and inflation can be volatile. The external position is widely regarded as a key strength. तो यहाँ पर जो external position है, external position की अगर हम बात करें, लाइक हम इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करें, अदर कंट्रीज के साथ डील वगैरह की बात करें, तो एक्सटर्नल पोजीशन को भी यहाँ पर एक की स्ट्रेंथ बताया गया है, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट पोजीशन और वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स है, इसको भी क्या किया गया है, बेटर बताया गया है। तो ये सारे अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि 5 कीवर्ड्स यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये वो 5 कीवर्ड्स हैं। बाकी एक बार मेन पॉइंट्स जो हैं कि हेडलाइंस है ना, की पॉइंट्स हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। सो फाइनेंशियल ईयर 24 में ग्रोथ रेट ये 7% क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। हिस्टोरिकल ग्रोथ हमें देखने को मिला है 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 8.7% इन फाइनेंशियल ईयर 22। इसके अलावा स्टॉक मार्केट का भी बताया गया है कि इंडिया ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है इन दी वर्ल्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओवरटेकिंग हांगकांग, है ना। हांगकांग को ओवरटेक करके ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है इन दी वर्ल्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। 2030 आउटलुक अभी हमने पढ़ा था कि ये जापान और जर्मनी को पीछे छोड़, मतलब जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। जीडीपी टारगेट रखा गया है 2030 तक कितना, $7 ट्रिलियन का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। इसके अलावा अभी मैंने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट दोनों पर फोकस किया गया है, तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। फिनेंशियल सेक्टर इन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो गया है। ग्रोइंग नॉन फूड क्रेडिट, जनधन योजना की अगर हम बात करें तो 51 करोड़ बैंक अकाउंट ये आपके जनधन योजना में क्या हुए हैं, ओपन हुए हैं। टोटल डिपॉजिट इसमें 2.1 लाख करोड़ का हुआ है और उसमें से 55% महिलाएं हैं। नेट फिनेंशियल एसेट की बात करें तो इसमें भी जो हाउस होल्ड फिनेंशियल एसेट है जीडीपी रेशियो में, उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और इंडिया ये 3rd लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड में आफ्टर यूएसए एंड यूके। तो ये सारे की पॉइंट्स इस रिपोर्ट में बनाए गए हैं। बाकी इसके जो की हाईलाइट्स हैं वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। मेन जो पॉइंट्स है वो सब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो हाईलाइट्स आपके 2-3 पेज में है, इसको आप कवर कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा आपको पढ़ने में मतलब हो सकता है इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि वर्बली मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। तो ये पीडीएफ में इसके की हाइलाइट्स हैं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आई रियली होप सो कि इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को समझ में आ गया। बजट भी कल अनाउंस हो जाएगा, तो बजट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में बजट को समझेंगे, क्योंकि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। Till then, bye bye guys. Take care. Thank you so much.